start our discussion on a center of mass. हम ऑनलाइन इस वास्ते रख रहे क्योंकि बहुत सारे बच्चे लेट रहते, एब्सेंट रहते, बाद में प्रॉब्लम आता, तो इसको अपन रिकॉर्ड भी करेंगे। तो सेंटर ऑफ मास क्या है ये हमको मालूम होना चाहिए। तो सेंटर ऑफ मास का सिंपल डेफिनेशन मोटा मोटा है ना, सादे शब्दों में, कि ये वो पॉइंट है जिससे हम इंटायर बॉडी को रिप्लेस कर रहे हैं। सेंटर ऑफ मास इज अ पॉइंट विथ विच वी कैन रिप्लेस इंटायर बॉडी। अब समझो तुम्हारे को मैं दिख रहा ना, अब नजदीक से देख रहे तुमको पूरा इंसान दिख रहा है 110 केजी का, लेकिन जैसा जैसा तुम मेरे से दूर जा रहे या फिर मैं तुम्हारे से दूर जा रहा, तो मैं तुम्हें छोटा 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 दिखेगा, और एक वक्त आएगा कि मैं तुम्हारे को इतना सा एक पॉइंट दिखूंगा। सही है, लेकिन ये पॉइंट कितने केजी का है? 110 केजी का है, बराबर है। तो भाई मेरे, जब हम बड़े बड़े बॉडीज को पढ़ते, अब समझो हम आसमान के अंदर एक सितारा देख रहे है ना, और रात में दिख रहे बारी बारी, इतना दिख रहा उन्हें, लेकिन वो दिखता रहता क्या? नहीं, उन्हें तो बहुत बड़ा है, उसका मास धरती के मास के कंपेयर में देखें तो बहुत ज्यादा रहेगा। तो हम पूरे बॉडी को रिप्लेस कर रहे हैं किसकी मदद से? एक पॉइंट की मदद से। वो पॉइंट कहलाता है सेंटर ऑफ मास। ये बात समझ में? तो जब मैं बोलूंगा कि मैं 20 मीटर पर सेकंड से चल रहा हूं, कितने से? 20 मीटर पर सेकंड से मेरे बॉडी में और एक पॉइंट है, वो भी चल रहा, जिससे तुम मेरे पूरे बॉडी को क्या कर रहे? रिप्लेस कर रहे। और वो पॉइंट का नाम क्या है? सेंटर ऑफ मास। तो मैं 20 मीटर पर सेकंड से चल रहा, मतलब सेंटर ऑफ मास भी 20 मीटर पर सेकंड से चल रहा। तेरा मास कितना है? वजन 60 केजी है इन्हें, बराबर है। हम इसको रिप्लेस कर रहे हैं कैसे? एक सिंगल पॉइंट से। वो सिंगल पॉइंट का मास करेगा 60 केजी रहेगा। आई बात समझ में? तो पूरे बॉडी को हटा के हम क्या ला रहे? पॉइंट ला रहे। मैंने बोला बॉडी ऑफ मास 20 केजी एक्सेलरेटिंग एट 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब ये 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसका एक्सेलरेशन है? बॉडी का, सेंटर ऑफ मास। बॉडी को हमने रिप्लेस करे कैसे? सेंटर ऑफ मास से। उम्मीद है आपको सेंटर ऑफ मास समझ में आया होगा। अब फिर तुम बोलेंगे ठीक है, हमको भी समझा कि बॉडी को रिप्लेस करे तो सेंटर ऑफ मास रहता, लेकिन अभी सेंटर ऑफ मास का पोजीशन कहां है? अब समझो तुमने दूर से देखे तो पॉइंट दिख रहा, लेकिन अब तुम नजदीक आए बॉडी के, तो नजदीक जाएंगे तो तुमको क्या दिखेगा? वो समझो स्फीयर है। क्या है? दूर से देखा तो क्या दिखा भाई? पॉइंट दिखा था, तो ऐसा पॉइंट बता रहा था, लेकिन जब नजदीक से देखेगा स्फीयर को तो वो क्या दिख रहा? बड़ा स्फीयर दिख रहा। अभी हमको उसको रिप्लेस करने का, तो रिप्लेस करेंगे तो तुम फिर से क्या बोलेंगे? उसको पॉइंट बोलेंगे। लेकिन वो ये सेंटर ऑफ मास नेमका आहे कुठं, त्याची पोझिशन कुठं आहे, तो कुठे असतो हे ना भाऊ? तर ज्या काही आपल्या ज्योमेट्रिक बॉडीज आहे, जो भी हमारे ज्योमेट्रिक बॉडीज है, तो उनका ज्योमेट्रिक सेंटर जहां पे रहता, सेंटर ऑफ मास भी वहीं पे रहता। सर पर मास जहां पर हमारी ज्योमेट्रिक बॉडीज, बराबर है। तो ज्योमेट्रिक बॉडीज का जो अपने को हमारे मालूम, सिमेट्रिक शेप वाले, हमको क्या क्या मालूम? स्फीयर मालूम, ट्रायंगल मालूम, रेक्टेंगल मालूम, उसके बाद सर्कल मालूम, डिस्क मालूम, रॉड मालूम। ये पे 10-12 चीज हमारे मालूम, बराबर। सिमेट्रिक बॉडीज, तो इसका सेंटर ऑफ मास का पोजीशन हम बोल सकते हैं। जैसा स्फीयर है, तो जहां पे स्फीयर का सेंटर रहेगा, सेंटर ऑफ मास भी वही रहेगा। मान लीजिए ये हॉलो स्फीयर है। स्फीयर दो प्रकार के रहता, एक रहता सॉलिड स्फीयर, एक रहता हॉलो स्फीयर। दोनों में क्या फर्क है? अपन जो पुलिस भर्ती में जो गोड़ा फेंक रहा, गोड़ा, वो कौन सा स्फीयर है? दूसरा भरेगा। हमारी अर्थ क्या है? सॉलिड स्फीयर है, पत्थर है, पत्थर पूरा गोला है ना। और जब अपन फुटबॉल खेल रहे समझो, तो फुटबॉल क्या हवा है ना, तो पोकड़े टपरी बॉल प्लास्टिक का बच्चे खेलने जाते घर में, वो अंदर से पोकड़े, उसको बोलने को हॉलो स्फीयर। तो जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, खास कर ये सेंटर ऑफ मास एंड रोटेशनल मोशन में, हमको सिर्फ आएगा स्फीयर। क्या आएगा? तो जब ओनली स्फीयर आएगा तो हमने समझ जाना वो सॉलिड स्फीयर है। क्या है? और उसको जब हॉलो बोलने का उन्हें मेंशन करेगा कि ये हॉलो स्फीयर है बोल के। अच्छा, तो दोनों का सेंटर ऑफ मास इस रहेगा। अगर मान लीजिए हमारे पास कोई एक ट्रायंगुलर शेप बॉडी है, इसी ट्रायंगुलर शेप एक पत्थर हमने काटे या फिर शीट है, अब इसका सेंटर ऑफ मास कहां पे? तो जहां पे ये ट्रायंगल के एंगल बाइसेक्टर मिल रहे,
ज्या ठिकाणी ट्रायंगलचे अँगल 180 होतात त्याला आपण म्हणायचं त्याचं सेंटर ऑफ मास। समझो हमारे पास एक रेक्टेंगल है, क्या है बेटा? तो रेक्टेंगल के डायगोनल जहां पे मिल रहे वो हो गया उसका सेंटर ऑफ मास। अगर हमारे पास एक स्क्वायर है, अब ये स्क्वायर का सेंटर ऑफ मास कहां पर रहेगा? जहां पर उसके डायगोनल मिलेंगे वो होगा उसका सेंटर ऑफ मास। अगर एक रिंग है, रिंग, तो रिंग का सेंटर ऑफ मास रहेगा सेंटर पे। अगर एक डिस्क है तो उसका भी सेंटर ऑफ मास रहेगा सेंटर पे। अब रिंग में और डिस्क में फर्क हमको मालूम है ना। रिंग बोले तो लड़कियां जो हाथ में चूड़ी पहन रही, या फिर अब लड़के भी पहन रहे, उसको काड़ा नाम दी है ना, सगळे पूरी के धंधे पूरे कर रहे, बराबर है? तो वो क्या हो गई? रिंग हो गई। और 1 रुपए का सिक्का, ये भी गोल है लेकिन पूरा भरे हुआ है, उसको क्या बोलने का? डिस्क बोलने का। तो दोनों का सेंटर ऑफ मास भी सेंटर की जगह पे रहेगा। मान लीजिए हमारे पास एक रॉड है, क्या है? रॉड। तो रॉड का सेंटर ऑफ मास क्या रहता? बीच में। क्या रहता? ऐसा एग्जैक्ट बीच में। अगर टोटल लेंथ उसका यल है तो रॉड का सेंटर ऑफ मास हुआ L/2 पे। कहां पे हुआ? L/2 पे। अच्छा, उसका अगर मान लिया हमारे पास एक सिलेंडर है, क्या है? तो सिलेंडर का सेंटर ऑफ मास क्या हुआ? सेंटर पे। ठीक है। हमने अभी रिसेंटली वर्क एनर्जी पावर पढ़े, और वर्क एनर्जी पावर में हमने ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करे थे। ये सिलेंडर ऑफ रेडियस r है एंड लेंथ L है। हमने इसको क्या करे? खड़ा कर दिए। तो इसको खड़ा करने में कितना वर्क डन हुआ? बराबर है? तो तेको मालूम वर्क डन इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी। ये रेस्ट पे है, एनर्जी रहेगी तो कौन सी रहेगी? पोटेंशियल रहेगी। तो जब इसको खड़ा करे तो सेंटर ऑफ मास है हुआ। तो देखो अब हम यहाँ पे सिलेंडर को लेके जा रहे तो सिलेंडर का उल्लेख कर रहे क्या? नहीं, हम ये बोल रहे क्या? वी रिप्लेस एंटायर सिलेंडर विद द हेल्प ऑफ सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास। तो ये बॉडी यहाँ पे थी जिसका मास m है, अब कहाँ है? उन्हें यहाँ पर है। इसका मास कितना है? इसका टोटल लेंथ L। तो सिलेंडर का सेंटर ऑफ मास क्या रहता? तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है यहाँ पे mgL/2। अब जब ये सेंटर ऑफ मास यहाँ पर जमीन से कितने हाइट पे है? r हाइट पर है, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी? mgr। तो mgL/2 माइनस mg, लगा तो mg कॉमन ले तो ये बचेगा L/2 माइनस r। सही है। उसके बाद उसी हमने इसमें कहीं में वर्क एनर्जी पावर में हमने क्वेश्चन पढ़े थे। हमने बोले थे रस्सी है, अरे रस्सी का लेंथ L है, और यहाँ पर इसको कोई तो एक बच्चा है, ये रस्सी ऊपर खींचना चाह रहा। तो ये जब पूरी रस्सी ऊपर खींचेगा तो इसने कितना वर्क डन करा? बराबर है? तो हमारे पास वर्क का फॉर्मूला क्या रहता? mgh। तो वी रिप्लेस एंटायर रस्सी विद द हेल्प ऑफ सिंगल पॉइंट। अगर पूरे रस्सी का मास m है तो इसका मास क्या रहेगा? m रहेगा। अब इसका मतलब क्या हुआ? ये m मास कितने डिस्टेंस पे है? L/2 पे है। जब तू ऊपर उठा रहा मतलब तू m मास को कितने हाइट से उठा रहा? L/2 से उठा रहा। तो वर्क डन क्या होगा? mgL/2 होगा। सही है। तो उम्मीद है सेंटर ऑफ मास समझ में आ रहा होगा। हम पूरे बॉडी को रिप्लेस कर रहे सिंगल पॉइंट से। दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज सेंटर ऑफ मास। इसका पोजीशन का है? तो ये बॉडी, इतने बॉडी को हमको एटलीस्ट मालूम होना चाहिए। ठीक है। चलो अभी हमारे पास 2 बॉडीज है। कितने बॉडीज है? 2 बॉडीज। अब वो 2 बॉडी का सेंटर ऑफ मास कहां रहेगा, इस बारे में हमें चर्चा करना है। देखो हमारे पास ये ऐसे 2 एक्सिस है, दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस। यहां पर एक बॉडी है बेटा जिसका मास m1 है, और दूसरा बॉडी है जिसका मास m2 है। तू बोलेंगे सर तीसरा भी बॉडी ले लो, ले सकते हैं हम, कोई दिक्कत है क्या? नहीं। तो ये जो m1 है और ये m2 है, इसके कोऑर्डिनेट पूछते भी क्या है? x1, y1। इसके कोऑर्डिनेट x2, हमको अगर कोऑर्डिनेट मालूम है तो हम उसका क्या लिख सकते हैं? पोजीशन वेक्टर लिख सकते हैं। अगर इसके कोऑर्डिनेट 3, 2 है तो इसका पोजीशन वेक्टर बनेगा 3i + 2j। अगर इसके कोऑर्डिनेट 4, 5 है, फॉर एग्जांपल बोल रहा हूं मैं,
तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या बनेगा 4i+5j। वेक्टर से पढ़ रहे हैं हम, x के साथ i, y के साथ j, z के साथ k, बराबर है ना। x के साथ i दुनिया में कहां नहीं होता, खाली अपने पास होता। देखो फिजिक्स में आई बात समझ में, ठीक है, समझा तो समझा, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये क्या हो गया, R2 हो गया। अब इन दोनों का सेंटर ऑफ मास ओम पठाड़े यहां है, एंड हमें वो सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर लिखना है। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास इक्वल टू होता है m1r1 बार प्लस m2r2 बार अपॉन m1 प्लस m2 पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास। हम पोजीशन वेक्टर निकाल रहे रंबे, इसका मतलब हम क्या निकाल रहे, हम x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं हम, x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट, z रहा तो z कोऑर्डिनेट। तो हम यहां से बनेंगे x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या रहेगा, m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2, बराबर है। y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास m1 y1 प्लस m2 y2 अपॉन m1 प्लस m2। इसी प्रकार से z कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास m1 z1 प्लस m2 z2 अपॉन m1 प्लस m2। सही निकाले हमने, कोई बड़ी बात है क्या, नहीं। तो ये हो गए x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट एंड z कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। हम बड़े आसानी से निकाल सकते हैं, जी हाँ निकाल सकते। चलो फिर अब थोड़ा सा आगे, अब हम बोलेंगे सेंटर ऑफ मास ऑफ टू ऑब्जेक्ट। अगर मान लीजिए 3 रहता था, 3 तो क्या बोलते थे पहले, m3 r3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। 4 रहते थे तो प्लस m3 r3 प्लस m4 r4 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4। समझ रहे ना भावना को, बराबर है। अब हम सेंटर ऑफ मास सिर्फ 2 ऑब्जेक्ट का बना रहे, इसका बना रहे 2 ऑब्जेक्ट का। यहां पर एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m1 और यहां पर एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m4। बड़ा कमाल का है फॉर्मूला। और मान लीजिए उनका सेंटर ऑफ मास कुछ तभी यहां पर, तो सेंटर ऑफ मास से m1 का ये जो अंतर है, ये अंतर को हमने नाम दिए r1, और m2 का ये जो अंतर है इसको हमने नाम दिए r2। हमने डिस्टेंसेस कहां से मेजर करें, सेंटर ऑफ मास कहां से मेजर करें, और हमारे कोऑर्डिनेट में बराबर है x एक्सिस और y एक्सिस हम लिखते हैं। जो हम डिस्टेंसेस मेजर करते हैं तो हम डिस्टेंस कहां से मेजर करते हैं, ओरिजिन से। ओरिजिन क्या रहता, 0,0। यहाँ पे अपन ने कहां से ले रहे, सेंटर ऑफ मास से। मतलब यहाँ पे सेंटर ऑफ मास क्या बन गया, ओरिजिन। बोलो उसको ओरिजिन, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा फिर 0,0। तो हमको x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास मालूम है, हम कितना है 0। तो वो क्या रहता m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2। तो ये 0 है, ये इधर आ जाएगा 0 into anything 0 is equal to m1 r1 प्लस m2। ये x में r1 पुट करेंगे ना, अब इसके कोऑर्डिनेट देखें तो ये r1 डिस्टेंस पे, तो क्या ये माइनस r1 को 0 होगा, तो बाद में माइनस बना लेता वो m2 r2 प्लस इधर है बात माइनस, तो माइनस m1 r1 इक्वल टू m2। हमको ये माइनस से कुछ लेना था नहीं क्या, नहीं। नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा, डायरेक्शन। इधर हम राइट में जा रहे थे, इधर हम लेफ्ट में जा रहे। अच्छा, अगर तो एग्जैक्ट यहाँ पे माइनस r1 0 पुट करेगा, माइनस r1 0, तो इधर आके प्लस से चुना फिर, तो मैं क्या करता एग्जैक्ट पुट कर देता फिर यहाँ पे। ये क्या बनेगा फिर, अगर इसके कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, माइनस r1 0, तो माइनस माइनस आगे क्या बन गया प्लस। तो m1 r1 इक्वल टू m2 r2। अगर दो बॉडीज है, m1 इधर है m2 उधर है, दोनों के बीच का सेंटर ऑफ मास है, और हमको बोल रहा है कि सेंटर ऑफ मास से इनके डिस्टेंस r1 r2 है, तो अब ये रिलेशन याद रखेंगे। इसी रिलेशन पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करने वाले। m1 r1 इक्वल टू m2 r2।
समझा? यस, तो ये होगा हमारा इसमें का पहला फॉर्मूला। यहां से हमको क्या समझ रहा हो, देखो m1 अपॉन m2 इक्वल टू r2 बाई, दैट इज r इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। तो जिसका मास ज्यादा उसका r कम, इनवर्स रिलेशन है, डायरेक्ट नहीं है। जिसका मास ज्यादा उसका r, तो अगर m2 ज्यादा रहेगा तो ये डिस्टेंस कम रहेगा, ये डिस्टेंस कम रहेगा मतलब सेंटर ऑफ मास m2 के पास रहेगा। तो यहां से हमें ये बात समझ में आई, सेंटर ऑफ मास लाई टुवर्ड्स हेवियर बॉडी। क्या समझ आया थे? दैट इज सेंटर ऑफ मास लाइज टुवर्ड्स हेवियर बॉडी। जिसका वजन ज्यादा उसका सेंटर ऑफ मास ज्यादा रहेगा। यहां पर मैं खड़े वाला है, मेरे बाजू में यहां पर ये मुईद खड़े वाला है, ये देखे तो 110 केजी, उन्हें देखे तो 30 केजी। तो हमारा दोनों का सेंटर ऑफ मास किसकी तरफ रहेगा? मेरे तरफ रहेगा। क्यों? मेरा मास कैसा है? ज्यादा है। क्रिकेट का बैट है, बोलो अपने को, क्रिकेट का बैट खेल रहा ना अपना विराट कोहली, ऐसा छक्का मारा था उन्हें मुंह पे एकदम, है ना? तो इस क्रिकेट के बैट का सेंटर ऑफ मास कहां रहेगा रंदे? नीचे की तरफ। एग्जैक्ट बीच में रहेगा क्या? क्यों ना रहेगा? क्योंकि बैट ऊपर पतली रहती, नीचे मोटी रहती, तो सेंटर ऑफ मास करेगा उधर रहेगा, अपना सेंटर ऑफ मास इधर रहेगा, बराबर ना? यस, आई बात समझ में? तो सेंटर ऑफ मास लाई टुवर्ड्स हेवियर बॉडी। इतना जो है तो जल्दी जल्दी लिख कर ले लो। तो दो अगर बॉडी है तो हमने अभी क्या पढ़े, m1 एंड m2, और मान लीजिए उनका सेंटर ऑफ मास ये वाला पॉइंट है, ये डिस्टेंस r1 है, ये डिस्टेंस r2 है, तो हम क्या बोलते हैं? m1 r1 इक्वल टू m2 r2। सही है? अभी हम इसमें एक दूसरा पॉइंट ये बना रहे, क्या दो ऑब्जेक्ट है, एक का मास m1 है, दूसरे का मास m2 है, और दोनों के बीच में r डिस्टेंस है। कितना डिस्टेंस है? r डिस्टेंस। और हमको बोल रहा क्या सेंटर ऑफ मास जो इनका रहेगा, वो सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस निकालो m1 से। कैसे निकालो? तो m1 से मान लीजिए सेंटर ऑफ मास यहां पर है, तो उसके डिस्टेंस को हम नाम देते कुछ तभी r1। क्या नाम देते? r1। अगर ये r1 है, ठीक है, तो ये क्या रहेगा? ये रहेगा r माइनस r1। क्या रहेगा उन्हें? r माइनस r1। तो हमने अभी पढ़े m1 इंटू उसका डिस्टेंस इक्वल टू m2 इंटू r माइनस r1। r माइनस r1। तो m1 r1 इक्वल टू m2 r माइनस m2 r1। इसको माइनस को इधर भेज दे, m1 r1 प्लस m2 r1 इक्वल टू m2 r, यहां से r1 कॉमन लेगा तो क्या बचेगा? m1 प्लस m2 इंटू r1 इक्वल टू m2 r। तो बेटा r1 इक्वल टू क्या हुआ? m2 r अपॉन m1 प्लस m2 इंटू r। सही है? तो अब देखा क्या होगा क्वेश्चन में, देयर आर टू बॉडीज ऑफ मासेस m1 एंड m2 एंड r इज डिस्टेंस बिटवीन देम, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम m1। और ऑप्शन रहते 4। अब ऐसा क्वेश्चन आने के बाद आपने क्या लगता साला ये क्या है, सर ने तो ये पढ़ा ही नहीं। अब ये भी कहां से बना? m1 r1 इक्वल टू m2 r2 से आया। तो जो ऐसे वेरिएबल अननोन वाला जो क्वेश्चन आता, ऐसा क्वेश्चन भी हमको सॉल्व करके आना। तो फिर r1 डिस्टेंस क्या आएगा? m2 अपॉन m1 प्लस m2 इनटू r। इसी प्रकार से जब हम r2 बनेंगे, क्या बनेंगे? r2। तो हम बनेंगे सिमिलरली वी कैन प्रूव r2 इक्वल टू, बोलो क्या आएगा? m1 अपॉन m1 प्लस m2 इनटू r। m1 अपॉन m1 प्लस m2 इनटू r। बेटा ये फॉर्मूला हुआ r2 का, डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम m। सही है? ठीक है। अभी इसके अंदर हम तीसरा फॉर्मूला बनाएंगे। मान लीजिए कि एक बॉडी है जिसका मास m1 है और दूसरी बॉडी है जिसका मास m2 है, और ये उनका सेंटर ऑफ मास है ना? ये डिस्टेंस r1 पे है, इन्हें r2 पे है। तो राइट नाउ क्या हो जाएगा इक्वेशन? m1 r1 इक्वल टू m2 r2। बोल बेटा इसमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी है क्या? नहीं, ये तो हमारा मालूम, हमने सीखे।
अब क्या हुआ रंदे, ये m1 आगे आया और ये चला कुछ तभी x1 आगे आया, m2 भी आगे आया और वो कितना चला, x2 x2 चला। तो अब ये जो अंतर बचा, ये अंतर कितना बचा, r1 माइनस x1, टोटल r1 था उसमें से x1 आगे आया तो r1 माइनस x1, और ये जो बचेगा ये कितना रहेगा, r2 माइनस x2 r2 माइनस x2। कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ तक? नहीं। अब देख, जब इन्हें यहां पर है और इन्हें यहां पर है, अब हम क्या बोलेंगे, m1 इंटू कितना अंतर, r1 माइनस x1 इक्वल टू m2 इंटू कितना अंतर, r2 माइनस x2। तो m1 r1 माइनस m1 x1 इक्वल टू m2 r2 माइनस m2 m1 r1 इक्वल टू m2 r2। दोनों को हमने क्या कर दिए, कैंसल। तो देख हमें मिला m1 x1 इक्वल टू m2 x2। लेकिन इसका कंडीशन है सेंटर ऑफ मास चेंज हुआ क्या, नहीं। नहीं। वो सेंटर ऑफ मास मान लीजिए मैं यहां पर है, इधर एक बॉडी इधर एक बॉडी है और दोनों बॉडी एक दूसरे की तरफ आ रहे, लेकिन सेंटर ऑफ मास जहां क्या हुई है वो शिफ्ट हो रहा क्या, नहीं हो रहा। इन दैट केस हम बोल सकते इसका मास इंटू इन्हें कितना चली इक्वल टू उसका मास इंटू उन्हें कितना चली। m1 x1 ये चल रही ना, x1 चली ना m1 और m2 कितना चली x2, तो हम क्या बोल रहे हैं m1 x1 इक्वल टू m2 x2। बट ये फॉर्मूला कब यूज करना, जब सेंटर ऑफ मास शिफ्ट नहीं हुआ तो यूज दिस फॉर्मूला, use this formula when center of mass does not shift। अब तू बोलेगा सर सेंटर ऑफ मास कब शिफ्ट होता कब शिफ्ट नहीं होता, प्रथम धरना 15-20 मिनट, देखो हर चीज क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। फॉर्मूला में याद रखेंगे m1 x1 is equal to m2 x2, use this formula when center of mass does not shift। आई बात समझ में? ठीक, लिखो भाई इसको जल्दी जल्दी। क्वेश्चन लिखो, टू बॉडीज ऑफ मासेस 1 kg and 2 kg, 1 kg and 2 kg are placed at minus 1,3, are placed at minus 1,3 and 2,4 respectively, are placed at minus 1,3 and 2,4। find position vector of their center of mass, find position vector of their center of mass। या फिर ऐसा ही पूछ सकता, find distance of their center of mass from origin। क्या पूछ सकता, find distance of center of mass from their origin। रंदे भाऊ आपण घाबरायचं का, आपल्याला 2 पॉइंट दिले, m1 चा मास किती 1 kg, m2 चा मास किती 2 kg, याचे कोऑर्डिनेट पण दिले x1 y1, याचे कोऑर्डिनेट x2 सगळं दिलेलं आहे, हो दिलेलं आहे। आता आपल्याला काय बरं फाइंड करायचंय, x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, हेच फाइंड करायचं ना। चला बोला काय असतं फॉर्म्युला, m1 x1 plus m2 x2 upon m1 plus m2। m1 किती आहे बे 1, x1 किती आहे -1, m2 किती आहे 2, x2 किती आहे अपॉन 1 plus 2। कोई दिक्कत कोई परेशानी, 1 into -1 -1, 2 2 जा 4, 2 plus 1 3, 4 में से एक गया 3 upon 3, 3 3 कैंसल, तो x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास आया 1। अब क्या निकालेंगे, y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास m1 y1 plus m2 y2
अपॉन m1 प्लस m2 बोला m1 किती 1 into 3 2 into 4 1 plus 2 3 एक 3 4 दुनी 8 भागिले 3 8 आणि 3 11 भागिले 3 कितना आया 11 अपॉन 3 हमारे को x कोऑर्डिनेट मालूम हमारे को y कोऑर्डिनेट मालूम हम फिर फाइनली बोलेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास x कोऑर्डिनेट 1 मतलब 1 आए और y कोऑर्डिनेट कितना 11 अपॉन 3 तो 11 अपॉन 3 ये क्या है उसका तो मान लीजिए x और y से दो एक्सिस होते थे तो सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर लाइक दिस कुछ भी 1,11/3 तो तुमको अगर बोल रहा है कि ओरिजिन से उसका डिस्टेंस निकालो ओरिजिन से उसका तो क्या हमको इसका मैग्नीट्यूड निकालने का क्या निकालने का उसका मैग्नीट्यूड अगर क्वेश्चन में डिस्टेंस पूछता है मतलब मैग्नीट्यूड पूछता है तो हमको मैग्नीट्यूड निकालते आता अंडर रूट ऑफ आई वाले का स्क्वायर प्लस जे वाले का स्क्वायर प्लस के वाले का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 11 चा वर्ग 121 3 चा वर्ग 9 तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 9 को 9 9 आणि 121 130 भागिले 9 ये हो गया हमारा फाइनल आंसर आगे सिंपलीफाई करना है सिंपलीफाई हम कर सकते हैं आई बात समझ में लिख नेक्स्ट क्वेश्चन देयर आर टू बॉडीज ऑफ मासेस देयर आर टू बॉडीज of masses 2 kg and 4 kg there are two bodies of masses 2 kg and 4 kg are separated by there are two bodies of masses 2 kg and 4 kg are separated by a distance 20 meter are separated by distance 20 meter full stop sir are separated find मी एकदाच बोलणार लिहायच्यात लिहायला नका लिहू find distance of center of mass find distance of center of mass from 2 kg body from 2 kg body ठीक है भाई तो हमारे पेशे खिदमत है ये वाला क्वेश्चन हमारे को अब ये क्वेश्चन सॉल्व करने का क्वेश्चन क्या बोल रहा हूं कितने बॉडीज है बोलो दो बॉडीज है एक बॉडी कितने केजी की है 2 केजी की है दूसरा बॉडी कितने केजी का है 4 केजी का है और दोनों के दरमियान ये जो अंतर आहे हा अंतर किती आहे 20 मीटर दोघांमधला अंतर आपल्याला विचारलं या दोघांचं सेंटर ऑफ मास फाइंड करा आणि त्या सेंटर ऑफ मासचं डिस्टन्स कुठून फाइंड करायचं 2 केजी बॉडी पासन फाइंड करायचं तो मान लो कि वो डिस्टेंस कितना है x कितना है तो भाई रंदे हा डिस्टेंस किती होईल 20 माइनस x अरे हमको मास मालूम डिस्टेंस मालूम मास मालूम हम क्या बोलेंगे m1 r1 इक्वल टू m1 2 into x equal to 4 into 20 minus x तो 2x equal to 80 minus 4x वो इधर आया तो 6x equal to 80 x equal to 80 upon 6 6 उरले 2 झाले 20 6 18 उरले 2 झाले 20 6 18 तो x equal to 30.3 मीटर तो 2 केजी से 13.3 पे मतलब इधर से 7 पॉइंट समथिंग पे रहेगा 7.7 पे 6.7 पे तो ज्यादा अपने केवल इधर से डिस्टेंस कम इधर से डिस्टेंस ज्यादा इधर का मास 4 केजी है ना मतलब सेंटर ऑफ मास लाइट टुवर्ड्स बराबर है अगर से तू बोला सर मेरे को ऐसा नहीं करने का मेरे को फार्मूला याद है जो हमने निकाले थे अगर भाई m1 2 के बोल रहा तो r1 इक्वल टू फार्मूला था m2 अपॉन m1 प्लस m2 into r तो m2 कितना 4 4 और 2 6 डिस्टेंस कितना 20 अब इसको सिंपलीफाई कर 2 दूनी 4 2 त्रिक 6 हा 3 एक 3 3 18 उरले 2 झाले 20 3 18 बरोबर का
2चा पडा येतो 2 चौकोन 12 12 चे 2 हातचा 1 2 चौकोन 12 12 ने 13 1 घरानंतर पॉइंट 1 घरानंतर पॉइंट 13.2. अब फ्रॅक्शनेबल के पॉइंट आगे पीछे हो सकता 13.3 13.2 जेवढं तुम्ही ऍडजस्ट करून घ्यायचं. आलं लक्षात. इलेक्ट्रोस्टैटिक मध्ये आम्हाला ना चलो भैया पढ़ते हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. लिखो क्वेश्चन. There are two bodies. There are two bodies of masses 20 kg and 40 kg. 20 kg and 40 kg are separated by distance of 20 meter. There are two bodies of masses 20 kg and 40 kg are separated by a distance of 20 meter. Full stop. If they move towards each other, if they move towards each other due to their mutual attraction, then find distance traveled by smaller body before their collision. अभी सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए. वो बोल रहा है क्या दो बॉडीज है. कितने बॉडीज है? एक बॉडी का मास 20 केजी, दूसरे बॉडी का मास 40 केजी. दोनों के बीच में अंतर कितना? 20 मीटर. वो दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे ड्यू टू देयर म्यूचुअल अट्रैक्शन. म्यूचुअल अट्रैक्शन मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स. ग्रेविटेशनल फोर्स होता है इंटरनल फोर्स. अभी हम जब कल की क्लास में भी हम एक्सटर्नल फोर्स और इंटरनल फोर्स का सेंटर ऑफ मास पे क्या फर्क पड़ता है उसके बारे में पढ़ेंगे. लेकिन मैं भी बोल देता कि सेंटर ऑफ मास जो शिफ्ट होता ये ओनली एक्सटर्नल फोर्स के कारण होता. सेंटर ऑफ मास शिफ्ट ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स ओनली. इंटरनल फोर्स से उसे कुछ फर्क पड़ता. तो हमारे क्वेश्चन में फोर्स इंटरनल है कि एक्सटर्नल है? इंटरनल है. म्यूचुअल अट्रैक्शन बोले तो इंटरनल फोर्स रहता. तो सेंटर ऑफ मास शिफ्ट हो रहा क्या? नहीं हो रहा. अरे मेरे भाई जब सेंटर ऑफ मास शिफ्ट नहीं होता तो हमने एक फॉर्मूला बोले इसका मास इंटू इन्हें कितना चली इक्वल टू इसका मास इंटू इन्हें कितना चली. अरे हमने फॉर्मूला बनाया कि नहीं बनाए. तो मान लीजिए ये छोटी बॉडी चली x डिस्टेंस. कितना चली? तो बड़ी बॉडी कितना चलेगी? कितना चलेगी? दोनों के अंतर 20 है ना. ये x चल रही तो इन्हें 20 माइनस x चलेगी. तो तभी टकरा रहे दोनों. तो हम बोल रहे हैं इसका मास इंटू इन्हें कितना चली इक्वल टू उसका मास इंटू इन्हें कितना चली. देखो हमने फॉर्मूला बनाया तो काम आया कि नहीं आया? तो मेरे भाई ये हो जाएगा 20 को 20 20 दुनी x इक्वल टू 20 दुने 40 माइनस 2x प्लस x ओंबो पठाडे पुन्हा म्हणतो ते कसं झालं हे मायनस नंतर प्लस झालं. तो 2x प्लस x 3x इक्वल टू 40. तो x इक्वल टू 40 भागिले 3 3 1 3 3 त्रिक 9 3 त्रिक 9. तो x इक्वल टू 13.3 मीटर. बराबर है. तो वो बॉडी दोनों भी आपस में एक दूसरे को जब टकराए कोलिजन हो रहा तो कोलिजन से पहले छोटी बॉडी कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर. आई बात समझ में? ठीक है. लिखो जल्दी. ये क्वेश्चन की वैरायटी देख रहे हैं हम. अभी तक 3 क्वेश्चन देखे. तीनों क्वेश्चन भी 3 टाइप के और एक 5-6 क्वेश्चन देखेंगे. हर क्वेश्चन अलग अलग टाइप का रहेगा. सेंटर ऑफ मास क्वेश्चन बोल रहा हूं मैं. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो. सेंटर ऑफ मास ऑफ 3 bodies
center of mass of three bodies of masses, Center of mass of three bodies. three bodies of masses 1 kg, 2 kg and 3 kg. 1 kg, 2 kg and 3 kg is at origin. Is at origin. Is at origin. Full stop. Where should be a body of mass 4 kg? Where should be a body of mass 4 kg should be placed so that their center of mass lie at -2,4,3. So that their center of mass lie at -2,4,3. बराबर है। अब तुमको चार ऑप्शन रहेंगे। चूंकि ये क्वेश्चन मैंने मन से बनाया चलते फिरते, तो मुझे ऑप्शन दे देंगे क्या? नहीं। अभी हम इसको डायरेक्ट क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। ऐसा क्वेश्चन तुमको बुक्स में मिलेगा? मिलेगा रे, मिलेगा ऐसा नहीं मिलेगा, मिलेगा बोल के तो हम कर रहे हैं ना। आ जाओ इधर, आओ सब लोग इधर देखो। हमारे पास कितने पार्टिकल है? 3। 1 kg है, उसके बाद एक 2 kg है, उसके बाद एक 3 kg है। अरे तीनों का सेंटर ऑफ मास कहां पर है? ओरिजिन पे 0,0,0। इसके अपने को कोऑर्डिनेट मालूम है क्या? नहीं। इसका x1 y1 z1, x2 y2 z2, x3 y3 ऐसे कुछ तो इनके कोऑर्डिनेट से मान लीजिए। वो बोल रहा वेयर शुड बी 4 kg प्लेस्ड, आपने कुछ तो भी 4 kg लाए, सो दैट देयर सेंटर ऑफ मास बिकम द न्यू सेंटर ऑफ मास। क्या दिया? -2,4,3। ठीक है। तो इसका हमको x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट एंड z कोऑर्डिनेट निकालना है। तो हमने क्या करने का, कभी भी ऐसे क्वेश्चन में सिर्फ x कोऑर्डिनेट ही निकालने का। क्या निकालने का? X कोऑर्डिनेट। और चार ऑप्शन देखने का x किसका आया। अगर दो ऑप्शन का x सेम है तो हमको कहां जाना पड़ेगा? y पे जाना पड़ेगा। लेकिन वो ऐसे ऑप्शन देंगे नहीं, वो ऐसे ऑप्शन देगा कि जहां पर चारों ऑप्शन का x कैसा रहेगा? डिफरेंट रहेगा। तो तुम क्या करो, खाली x निकालो। तो मेरे को बोलो, हमको इसका x4 निकालने का। समझो क्या निकालने का? वेयर शुड बी प्लेस सो दैट सेंटर ऑफ मास -2 हो रहा। तो बोलेंगे यार कुछ तो नया क्वेश्चन दिख रहा है क्या? ये 3 बॉडीज का सेंटर ऑफ मास कहां है? ओरिजिन पे। इसको x1 पे रखे, x2 पे रखे, x3 पे रखे। अब जैसा इसके अंदर चौथा लाके डाले तो सेंटर ऑफ मास यहां था, तो चौथे का x कोऑर्डिनेट निकालने का अपने। बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। आ जाओ इधर। पहले हम इसकी बात करते हैं, ये सिस्टम की। x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास इक्वल टू m1 x1 plus m2 x2 plus m3 x3 is whole divided by m1 plus m2 plus m3। यहाँ तक कोई दिक्कत है बेटा? नहीं। अब ये सिस्टम का x कोऑर्डिनेट कितना है? 0। यहाँ का m1 का मास 1 into x1 x1, 2 into x2 2x2, 3 into x3 3x3 whole divided by 3 and 2 5 and 6 का 6 into 0 into anything 0। तो हमको ऐसे क्या मिला? हमको मिला x1 plus 2x2 plus 3x3 equal to 0। इसको कुछ तो भी नाम दे, इक्वेशन नंबर 1। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। अब चारों बॉडीज का कंसीडर करा। तो चारों बॉडीज का सेंटर ऑफ मास निकालने का। x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास m1 x1 plus m2 x2 plus m3x3 plus m4 x4 whole divided by m1 plus m2 plus m3 plus m4। चारों बॉडी का सेंटर ऑफ मास कहां पर है? -2 पर है। सही है ना? सही है। m1 कितना? 1x1 2x2 बोलो 3x3 plus 4x4 whole divided by 3 2 5 1 6 4 10। अरे समझे नहीं समझे? समझे ना? समझ रहा क्या कर रहा हूं वक्कर? अब यहां पर ये 10 into -2
माइनस 20 ओम को घटाड़े हमने क्या करे नीचे का तो ऊपर लेके गए। अच्छा ये जीरो का वैल्यू हमारा को मालूम कितना है, जीरो है। 0 प्लस 4x4 तो x4 इक्वल टू माइनस 20 अपॉन 4 4 पंचे 20 तो x4 इक्वल टू माइनस 5। तो वो जो चौथा पार्टिकल है उसका कोऑर्डिनेट रहेगा -4 कॉमा, अब कुछ भी रहेंगे दूसरे, अभी को मालूम है क्या? नहीं। अब वो आए 4 ऑप्शन में से एक ही ऑप्शन रहेगा जिसमें x कोऑर्डिनेट कितना रहेगा, -5। बात समझ में आई? क्या क्या करे हमने, पहले ये 3 पार्टिकल का लिए, यहां से हमने x1 + 2x2 + 3x3 = 0 लाए, फिर हमने किसकी बात करे, चारों की, और इन तीनों के जगह पे क्या पुट करे, 0 अभी 0 पुट करे। x कोऑर्डिनेट आपल्या सिस्टम का नया देवाला आहे -2, हे 10 इकडे गेलं रंदे -20 झालं, सिंपलीफाय केलं आपलं उत्तर -5 आलं। लिहा चला लवकर। ठीक है, अब हमको कुछ अब अलग टाइप के हम ज्योमेट्री के क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। हमको बोलेगा कि 2 रॉड है, एक रॉड का लेंथ 2l है, एक रॉड का लेंथ l है, और उनको कुछ ऐसा प्लेस्ड करे वाला है, ये ओरिजिन है। तो फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ देयर सेंटर ऑफ मास, इनका जो सेंटर ऑफ मास रहेगा इसका क्या निकालने का अपने को, कोऑर्डिनेट। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई उल्फत वाली बात नहीं। आ जाता। हमारे को मान लो we replace entire body by single point, that point is center of मास। तो हमारे पास ये कौन सा एक्सिस है, x, ये कौन सा एक्सिस है, ये रॉड को हटाएंगे हम उसके सेंटर ऑफ मास से, बराबर है। अगर इसका लेंथ l है तो इसका मास m बोलेंगे, इसका लेंथ 2l है तो इसका मास 2m बोलेंगे, उसका मास डबल रहेगा। अच्छा तो मुझे बोलिए टोटल डिस्टेंस l है तो ये कितना, l/2। तो इसके कोऑर्डिनेट हो गई l/2, 0। हाँ, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। ये पूरा यहां से वहां से रॉड को रिप्लेस कर रहे हैं सिंगल पॉइंट से, वो सिंगल पॉइंट 2m है। अब टोटल डिस्टेंस 2l, तो ये डिस्टेंस कितना, l क्या होगा इसका, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे, 0, ये y एक्सिस है, y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट 0 और x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट 0। आई बात समझ में? अब तो साला शेवड़ा क्वेश्चन है ना, x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास m1 x1 plus m2 x2 अपॉन m1 plus m2। इसको 1 बोलो, इसको 2 बोलो, 2m into 0, इसका x कोऑर्डिनेट 0 है, प्लस m into l/2 अपॉन 2m plus m 3m, बेटा 0 हो गया तो वो बचा ml/2 डिवाइड बाय 3m ना, वो m l अपॉन 6, ये क्या आ गया, x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर। अब क्या निकालेंगे हम, y कोऑर्डिनेट। y कोऑर्डिनेट। सांग ओम नको येत नाही, y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास चा फॉर्म्युला काय असतो, बोला m1 y1 प्लस m2 y2 अपॉन m1 प्लस m। हमने उसको 1 बोले ना m1, इसको m2 रंदे म्हणेन आता मला याला m1 म्हणायचं आणि त्याला m2 म्हणायचं, बुटाने मार खाशील, असे धंदे करायचे एकदा याला m1 म्हटलं आता एक दिवस गेला मला ही करायची, नंतर होतो मला ती करायची, असं चालणार नाही। चला m1 त्याला म्हटलेलं आहे पण याला है ना, तर 2m into l प्लस m2 m into याचा y किती आहे, 0 तो into 0 अपॉन 3m, ये तो 0 गया, m क्या बचा, 2l/3। तो ये हो गया हमारा उसका x और y कोऑर्डिनेट, ठीक है। चलो सर डायलॉग ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा आएगा, हमको ऐसा x और y एक्सिस देगा और बोलेगा यहाँ पर हमने कुछ रॉड रखे, देखो ये पहला रॉड है, मैं यहाँ पूरा रॉड बना देगा, सब ब्लू लाइन से बना रहा रॉड, ये एक रॉड है, फिर यू रखे, फिर यू रखे, फिर यू रखे, ठीक है। तो ये रॉड का लेंथ l है, इसका लेंथ 2l है, इसका लेंथ l है, इसका लेंथ 2l है, ये ओरिजिन है ना, और हमें
सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, सेंटर ऑफ मास। तो मुझे बोलो टर्नर, घबराने की बात है क्या? नहीं। हम क्या करेंगे? वी कैन रिप्लेस इंटायर रॉड बाय सिंगल, दैट सिंगल पॉइंट इज ए सेंटर ऑफ मास। तो क्या इसका सेंटर ऑफ मास ये होगा? हाउ अब मुझे निकालना ये डिस्टेंस कितना, L, और ये कितना, L by 2। तो L plus L by 2 3 by 2 L। तो इसका x कोऑर्डिनेट 0 और y कोऑर्डिनेट 3 by 2। समझ में आया ये वाला पॉइंट? हाउ अब आ जाओ यहाँ पर, इसका x कोऑर्डिनेट यल L, x कोऑर्डिनेट L, y कोऑर्डिनेट यल वो भी L, कोई दिक्कत नहीं। ओपो पटाटे यहाँ पे आ जाओ, इसका x कोऑर्डिनेट 2L 2L, इसका y कोऑर्डिनेट L by 2 L by 2। अब यहाँ पे आ जाओ, ये डिस्टेंस कितना 2L, ये कितना L, तो क्या बनेगा 3L, सबके कोऑर्डिनेट लिखे। हाउ यस। अभी जिसका लेंथ L है उसका मास M बोलो, तो 2L वाले का मास कितना हो जाएगा 2M 2M, इसका मास M, इसका मास 2M आया। अरे मास आया, कोऑर्डिनेट्स आ गए, अब हम x और y कोऑर्डिनेट निकाल सकते। कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। तो बोल फिर x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास m1 x1, तो m into 0 0 प्लस m2 x2 2m into l प्लस m3 x3, तो m into 2l, m4 x4, तो 2m into 3l। समझ लगा क्या लगा? नहीं समझा? अरे m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन प्लस m3 x3 प्लस m4 x4 अपॉन सबका मास ऐड करो, m प्लस 2m 3m, 3m प्लस m 4m, 4 प्लस 2m 6m। ठीक है उमरान मलिक? यस सर, ऐसा बोल रहा तू? हाँ, तो 2ml प्लस 2ml 4 और ये 3 टू दा 6, तो कितना हो गया 10। तो ये हो जाएगा 10 ml अपॉन 6m, m कैंसल, बेत्रिक सा बेपंचे 10, तो 5/3l ये आया x कोऑर्डिनेट। और y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास जब हम फाइंड करेंगे, बोलो m1 y1, तो 3/2 ml, सही है? चल यहाँ पे आ जाओ, प्लस ml by 2 अरे ये है ना इससे पहले, वो करेगा 2m into l, करेगा 2m into l प्लस m into l by 2 प्लस 2m into 0, तो चलो 0 होगा, अपॉन टोटल मास कितना 6m। बघा हे 3/2 आणि हे अर्ध म्हणजे 2, दीड आणि अर्ध 2 ना, 2 आणि हे 2 किती झाले 4, तर 4 ml अपॉन 6m, mm कटलो बेत्रिक 6 बेदुनी 4, तर ते झालं 2l by 3। तो हमने निकाले x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस सिस्टम न्यू। बराबर है? तो कैसा भी सिस्टम आया तो हम निकाल सकते हैं। यस, तो ये था भाई हमारा सेंटर ऑफ मास का इंट्रोडक्शन है ना। और हमने सेंटर ऑफ मास का खाली भी तो ये किस फार्मूला पढ़े, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास। कल के क्लास में कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने की हमारी कोशिश रहेगी। सो विद दिस वी स्टॉप हियर, टुमारो विल कंटिन्यू। जिंदगी बाकी तो बात बाकी है ना, मिलते हैं इंशाल्लाह कल फिर।